Hi everyone, welcome back to F50. So in this video, we are going to see some must-do topics of design and algorithm analysis. So first unit में हमारे कुछ important topics हैं which I think and most of the topics are repeated. तो ये जो topics मैं आपको बता रही हूँ, they are like 70 to 80% देर आर चांसेस कि हाँ वो आ सकते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ इधर उधर की टॉपिक्स नहीं बताऊंगी सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन यूनिट 1 वी हैव रिकरेंस रिलेशंस। सो रिकरेंस रिलेशंस के हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं विच जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे वन शॉट में एंड मास्टर्स थ्योरम से किए थे। सेकेंड वन इज मास्टर्स थ्योरम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मास्टर्स थ्योरम में सीधा सीधा आपका क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन मास्टर्स थ्योरम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल और प्रूफ मास्टर्स थ्योरम। तो यू नो हाउ यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू दिस। नेक्स्ट वी हैव सॉर्टिंग क्वेश्चंस, लाइक सीधा सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सॉ क्विक क्विक क्या होता है वो क्विक सॉर्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर सिलेक्शन सॉर्ट से करो, इंसर्शन सॉर्ट से करो। तो ये सब आपको दे सकता है, लाइक काउंटिंग सॉर्ट भी पढ़ लेना, वो भी आ सकता है उसका सीधे सीधे क्वेश्चन इन सॉर्टिंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। सीधा सीधा आपको क्या पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट एंड विद एल्गोरिदम एंड ऑल्सो डिफाइन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये क्वेश्चन आपको सीधा आ जाएगा। ये इसमें मोस्टली इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इन सब का ही आपको एल्गोरिदम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछते हैं। तो गिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू दीज टॉपिक्स। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव लीनियर सर्च विद एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के साथ करनी है। एल्गोरिदम भले ही आपको लाइक बहुत ही अच्छे से रटनी पड़ जाए, जब उसको भले ही रटना पड़े, रट लो उसको, क्योंकि वो 100% एल्गोरिदम तो आएगी ही, स्पेशली फॉर सॉर्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर। ये मेरी तरफ से मैं बोलूंगी कि ये 90% आएगा, 100% नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर गलती से भी नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो 90% मेरी तरफ से, चलो 90 से 95 ले लेते हैं कि ये आएगा। अब अगर नहीं आया तो वो 5%। तो 90 से 95% चांसेस है कि डिवाइड एंड कॉन्कर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर। या फिर आपसे बोल देंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर डिफरेंशिएट करो। तो मैंने यहाँ पे इसमें डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन भी डाल दिया, ये देखो। डिवाइड एंड कॉन्कर और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपको डिफरेंस बताना है, तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट वी हैव पहला जो आपका सेक्शन आता है 2.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, वो जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका ये क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन आएगा कि या तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती है पूरा वो एक्सप्लेन कर दो, या फिर बिगो नोटेशन और थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, ये सब क्या होती है ये सब एक्सप्लेन कर दो अलग अलग, या फिर इनमें से एक पूछ लिया या दो पूछ लिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट फॉर द यूनिट 2 वी हैव ग्रीडीज मेथड, okay, which is very important. Next, we have fractional and zero one knapsack problem. In both of these, अगर पूछो कि इन दोनों में से भी कोई एक इम्पोर्टेंट बता दो दीदी, तो इसमें 0 to 1 knapsack के क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट वी हैव हफमैन ट्री विद एल्गोरिदम। इसको एल्गोरिदम के साथ पढ़ना। हफमैन ट्री हमने बनाना वन शॉट में पूरा सीखा है, एंड दोज हु हैव नॉट गॉन थ्रू दैट वीडियो नाउ, तो आप उस वीडियो को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव प्रिम्स एंड डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम एंड उसके क्वेश्चंस। एंड क्वीन प्रॉब्लम जो हमने बैक ट्रैकिंग में देखा था, 8 क्वीन प्रॉब्लम आपके में दिए हुए हैं, तो उसको अच्छे से देख लेना क्योंकि ये आता ही है। ठीक है, फ्लॉयड वार्शल और बेलमैन फोर्ड, इन दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, दोनों तो नहीं आएंगे। देर आर चांसेस दोनों आ जाए, बट दोनों नहीं, कोई दोनों में से कोई एक आ जाएगा। देर आर चांसेस कि फ्लॉयड वार्शल ज्यादा आएगा क्योंकि वो मोस्टली रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव, ये तो आना ही है, ये तो मेरी तरफ से ही फिर से 90 to 95%, चलो 85 to 90% इसके चांसेस है कि ये आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक एंड ग्रीडी अप्रोच, या फिर डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव क्रुशकल एल्गोरिदम। ये भी अच्छे से पढ़ लेना, इसमें भी डिफरेंशिएट आ सकता है, लाइक क्रुशकल और प्रिम्स एल्गोरिदम में आपसे डिफरेंशिएट पूछ लेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स विच यू शुड गो थ्रू 110%, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स करके चले जाओ तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
सो लेट्स डू सम टॉप 25 क्वेश्चंस जिसके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। Okay, so first of all, we have big omega notation. Define big omega notation. तो इसमें आपको क्या करना है, बेस्ट केस सिनेरियो होता है ये, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं, इसको इस फंक्शन से डिनोट करते हैं, किस तरीके से, ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका पूरे फंक्शन को किस तरीके से बोलते हैं कि एफ ऑफ एन, मुझे यहाँ पे थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी डॉट, जहां पर सी जो है वो हमारा क्या होता था, याद करो, कांस्टेंट, ओके। सी डॉट जी ऑफ एन, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते थे फंक्शन को। नेक्स्ट, इसमें हम क्या लेते थे, ये जरूर लिख कर आना कि हम इसमें क्या लेते थे, लोअर बाउंड लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट कर देना किस तरीके से, इसको लाइक आप किस तरीके से याद कर सकते हो, इसमें कुछ की पॉइंट्स उठा लो और उन की पॉइंट्स को के हिसाब से याद रखो। अब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में हम क्या करते थे, एक तो हम क्या करते थे, इसमें प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम्स को, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड तो दोनों में करते थे, इसमें भी हम डिवाइड कर रहे थे बड़ी प्रॉब्लम को, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं। फिर हमको क्या मिलती थी, सब प्रॉब्लम्स, इसमें भी मिलती थी और इसमें भी हमको सब प्रॉब्लम्स मिलती थी। अब उन सब प्रॉब्लम्स में क्या प्रॉपर्टीज आती थी, हम उस पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब इसमें क्या होता है डिवाइड एंड कॉन्कर में, कि जो सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती है, लेस इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड उसकी वजह से क्या होता है, वो ओवरलैप कर जाती है, ठीक है। तो सब प्रॉब्लम्स आर सॉल्व रिकर्सिवली, मतलब रिकर्सिवली अगेन एंड अगेन उन सब प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है अंटिल द इंस्टेंस आर स्मॉल इनफ टू सॉल्व इजीली, जब तक हमें जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व होने तक वो इंस्टेंस ना मिल जाए। इसमें क्या होता है, एज सब प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड इट इज सॉल्व जस्ट वंस, ठीक है। और हमें एक बार सॉल्व करके जो एक सोल्यूशन मिला, हम उसकी उसी को क्या करते हैं, उसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसी सोल्यूशन को उठा के हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, इट मे और मे नॉट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल सोल्यूशन, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, जैसे कि नैपसेक में हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट यूजेस टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, हम ऊपर से नीचे तक ऐसे इस अप्रोच को फॉलो करते हैं, जबकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बॉटम टू अप की अप्रोच को फॉलो करते हैं। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉलोज डिवाइड एंड कॉन्कर, ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें आ गया फ्लॉइड मार्शल एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, लो फ्लॉइड मार्शल आ गया। फ्लॉइड मार्शल अच्छे से करके जाना, इसकी एल्गोरिथम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेना एक बार, कि क्या चीज किस तरीके से होती है, ठीक है। फ्लॉइड मार्शल के डायरेक्ट देयर आर चांसेस कि सीधा क्वेश्चन ही आए, एल्गोरिथम में भी आ सकती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप याद करके चले जाना कि होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हम करते क्या थे कि जैसे मान लो हमें कोई ये पाथ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो जो डायरेक्ट पाथ है, जो जैसे ये वाला जो है, ये से 2 से कनेक्टेड है, तो यहाँ तो हमने हो गया, इसका डिस्टेंस हमें पता चल गया 8, और जिसका डिस्टेंस हमें नहीं पता है वहां पर हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो इनफाइनाइट रख देंगे, और जिसका जैसे 1 से 1 का तो कोई डिस्टेंस ही नहीं होगा, तो वहां पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में, या तो हमने, पहला स्टेप हमारा था डायरेक्ट पाथ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे। अब हम वाया 1 जा सकते हैं किसी भी नोड पे अगर हमें जाना हो तो। अब पहले स्टेप हमारा क्या होना चाहिए हर किसी में, कि जो जैसे मान लो हमने यहाँ पे D0 था, तो हमने ये और ये सेम रखा था, ठीक है। किस तरीके से, मान लो हमारा जो जैसे यहाँ पे 0 8 इनफाइनाइट 1, 0 8 इनफाइनाइट 1, और ये 0 इनफाइनाइट 4 इनफाइनाइट, ये क्या है हमारा, सेम ही रहेगा, ये चीज चेंज नहीं होगी। अब क्या करेंगे, वाया 1, मतलब अब हम 1 को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे जो पाथ, हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जो चेंज आएगा बाकी सब तो वैसे ही लिख लेंगे, लेकिन जो हमारा पाथ चेंज होगा उसमें उसको हम क्या करेंगे, अलग चीज से, मतलब सर्कल से डिनोट कर देंगे कि हाँ ये हमारा चेंज हुआ है। अब जैसे 3 से 4 जाने का, 3 से 4 जाने का मेरा तरीका क्या था, कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है 3 से 4 जाने का, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, 3 to 1, 1 to 4, इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 + 1 = 5, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5, बाकी सब मेरा वैसे ही होगा। कैलकुलेट आपको सारे करने हैं, लाइक 4 1 4 2 4 3 4 4, ये सारा आपको कैलकुलेट करना है। बस देखना आपको क्या है कि चेंज कहाँ आया, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलर इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते जाओगे, एंड में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज हफमैन एल्गोरिदम। हफमैन एल्गोरिदम हमने पढ़ी थी। हफमैन एल्गोरिदम क्या होता था हमारा, हम जो हफमैन ट्री बनाते थे, याद करो। हफमैन ट्री में हम क्या करते थे कि हफमैन ने हमारा क्या किया था कि जो हमारी जो एल्गोरिदम्स हैं
उनको कम कंप्रेस हम किस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी जो वो मेमोरी स्पेस है वो कम ले। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई वेरिएबल लेंथ का कोड है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से उसके साइज को डिक्रीज कर दें कि वो मेमोरी स्पेस कम ले। तो ये हमें किसने बताया था, हफमैन ने बताया था एक तरीका। ठीक है, अब जैसे मान लो ये हमको क्या दिए थे, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, ये कितने टाइम्स ये कैरेक्टर्स रिपीट कर रहे हैं वो दिया हुआ है, और इसको हमने सबसे पहले क्या किया, बाइट्स में, 3 बाइट्स में हमने इसको डिनोट कर लिया है। लेकिन अगर हम इसको एसकाई वैल्यूज से डिनोट करेंगे तो ये ज्यादा स्पेस ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर हम इनका हफमैन ट्री बना दें, हफमैन ट्री मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे छोटा जो फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है उसको उठाएंगे। ठीक है, छोटा वाला लिखेंगे राइट साइड पे और बड़ा वाला लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। जैसे यहाँ पर ई है और एफ है, यही दोनों सबसे छोटे हैं, मतलब 3 और 2। सबसे छोटा है ई मतलब एफ, उसके बाद है ई, तो हमने इन दोनों को लिखा। सिमिलरली हम इन दोनों को क्या करेंगे, एड ऑन कर देंगे, 3 + 2 = 5। 5 के बाद हमारा क्या आ गया, 5 जैसा हमारा क्या है यहाँ पर, डी। डी भी हमारा 5 है, तो क्या करेंगे, हम डी को यहाँ पर लिख देंगे। सिमिलरली इन दोनों को ऐड ऑन करेंगे, 10 आ गया। 10 जैसा हमारा क्या है, बी, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी। इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा कितना ना मिल जाए, 100 ना मिल जाए। 100 हमें क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था कि टोटल कैरेक्टर्स का काउंट हमारा 100 है, तो वो भी हमारा क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सिमिलरली इसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पर बड़ी डिजिट है, मतलब जहाँ पर बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट है, वहां पर हमने वैल्यू दिया उसके रूट को 1, और जहां पर छोटा है उसको दिया 0। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे आगे, कि जैसे मान लो ए है, अब ए को मैंने डिनोट करा था, मतलब ए हमारा कहाँ है, यहाँ पर, ये रहा। अब 100 से ए तक का आने का रास्ता, उसमें जितनी भी हमारी ये बिट्स पड़ रही हैं बीच में, उसको हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब 100 से 0, मतलब ऊपर से यहाँ आने में कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 लिख दिया। 0, अब मेरा ए कितनी बार आ रहा है, सिर्फ ओनली 50 टाइम्स आ रहा है मेरा ए, तो क्या करेंगे, 50 × 1। ठीक है, नेक्स्ट हम सिमिलरली यहाँ पर क्या करेंगे, बी का निकाल लेंगे। ठीक है, बी कितनी बार आ रहा है हमारा, 10 बार आ रहा है। ठीक है, अब 10 बार आ रहा है तो 10 × 3, क्योंकि बी हमारा कहाँ पर है, बी हमारा देखो यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब यहाँ 1, 2, 3, तो कितनी बार आए हम, 3 बार आए। ठीक है, और बी हमारा कितने में है, 10, तो ये कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से हम इसको सिमिलरली सारे जो कैरेक्टर्स हैं उन सबको इससे यहाँ पर निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, लास्ट में सबको सारी जो बाइट्स हमारी आएंगी उन सबको ऐड ऑन करेंगे, और ये देखो कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, यहाँ पर हमारा आ रहा था 300 700, यहाँ पर आ गया 185 बिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इसको हाफ ट्री को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल्स एल्गोरिदम। अच्छा, ये अभी बाकी है। एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल एंड हाउ इट फॉलोज ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच में हम क्या करते थे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते थे, सबसे छोटा वैल्यू, मतलब सबसे जो फीजिबल सॉल्यूशन हमारे पास होगा, हम उसको क्या करेंगे, उसको उठा लेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम हफमैन में क्या कर रहे थे, जिसका एलिमेंट का, जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा छोटा था, हम उसको उठा रहे थे सबसे पहले, और फिर उसके थ्रू हम आगे उसको ऐड ऑन कर करके हफमैन ट्री बना रहे थे। तो इसमें हमारा सिमिलरिटी क्या आ गया ग्रीडी अप्रोच के साथ, कि हम इसमें क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नोड को पिक करते हैं। ठीक है, इसमें प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम डिफरेंशिएट आ गया, ये देखो। इन डिफरेंशिएट को आप एक बार पढ़ लेना, अच्छे से याद करके जाना, समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं रिपीट करूंगी तो उसमें फालतू में टाइम जाएगा। हल्का सा एक आइडिया दे देती हूँ कि टाइप ऑफ ग्राफ ट्रेवर्सल इसमें क्या होता है, वर्क्स लाइक, ये प्रिम्स एल्गोरिदम किसकी तरह काम करता है, डिजिस्त्रा एल्गोरिदम की तरह काम करता है, जबकि क्रुस्कल क्या करता है, वर्क्स लाइक ग्रीडी एज सिलेक्शन। ठीक है, अप्रोच हमारा इसका क्या होता है, वर्टेक्स बेस्ड होता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्टेक्स का, और उसमें क्या ऐड करते जाते हैं, हम एजेस को ऐड करते जाते हैं। इसमें ये क्या होता है, एजेस बेस्ड होता है, मतलब हम एजेस से स्टार्ट करते हैं और फिर कंपोनेंट्स को, मतलब जितनी भी हमारी वर्टिसेस है वो कनेक्ट होती जाती है। डेटा स्ट्रक्चर क्या कौन सा यूज होता है इसमें, हम ये यूज करते हैं प्रायोरिटी क्यू या फिर मिनिमम हीप, मिन हीप, एंड और क्या यूज करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बनाते हैं हम इसमें। इसमें हम क्या यूज कर रहे हो, डिस्टेंट सेट। डिस्टेंट सेट में मतलब यूनियन और फाइंड करके जो हम लोग फंक्शन हमने पढ़े थे वो सब यूज करते हैं हम इसमें। ये किसके लिए बेस्ट काम करता है, डेंस ग्राफ के लिए यूज होता है, जिसमें बहुत सारी एजेस होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है, फ्यूअर एजेस के लिए, मतलब स्पार्स ग्राफ्स के लिए यूज होता है। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ लेना, ये सारे पॉइंट्स भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट वी हैव कंपेयर, मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट।
मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में डिफरेंसेस मैंने आपको ये बताए हुए हैं कि मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप इसकी अप्रोच लिख देना कि मतलब मर्ज सॉर्ट जो है वो हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होता है, और क्विक सॉर्ट भी हमारा डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड होता है। ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा सिमिलैरिटी मैंने बता दी है। ठीक है, इसका और क्या हम लिख सकते हैं कि हाँ, आप इसके एल्गोरिदम बता देना कि ये किस तरीके से काम करता है। मतलब मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि एग्जैक्टली हम टू हाफ्स में अपनी एरे को डिवाइड करते थे, याद है ना, डिवाइड करते थे और फिर उसको फर्दर आगे प्रोसीड करते थे, और एंड में जाके हम उसे मर्ज कर देते थे, है ना। हम तब तक उसको डिवाइड करते थे जब तक एक एलिमेंट ना बचे, और जब एक मिलता था हम उसको क्या करते थे, मर्ज करते थे, और फिर ऊपर तक चलते चले जाते थे। जबकि हमारा क्विक सॉर्ट में क्या हो रहा था, क्विक सॉर्ट में हमारा हम पहले पाइवट सिलेक्ट करते थे और पाइवट के थ्रू हम उसको रिकर्सिवली सॉल्व करते थे। ठीक है, मर्ज सॉर्ट में और आप लिख सकते हो कि मर्ज सॉर्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और क्विक सॉर्ट की कम होती है। ठीक है, ये लिख देना। बाकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की सेम ही होती है, बिग ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, एवरेज इसकी बेस्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती थी वो सेम होती थी, मर्ज सॉर्ट की भी बिग ऑफ एन लॉग एन होती है और क्विक सॉर्ट की भी। और अगर हम बात करें कि वर्स्ट केस की, तो वर्स्ट केस में हमारा एन लॉग एन, बिग ऑफ एन लॉग एन होती थी मर्ज सॉर्ट की, और क्विक सॉर्ट की हमारी क्या हो जाती थी, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब बिग ऑफ एन स्क्वायर किस तरीके किस लिए हो जाती थी कि जो हमारा जो पार्टीशन है, जो मतलब हम जो पाइवट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो या तो क्या हो गया, बहुत ही सबसे स्मॉलेस्ट आइटम हमारा पाइवट बन गया, या फिर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट आइटम बन गया। तो ये हमने अपने वन शॉट में कवर कर रखा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मैं उसको अभी फिर से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, जो हमारा मर्ज सॉर्ट होता है वो इजी टू एक्सप्लेन, मतलब इजी टू इम्प्लीमेंट होता है, इजियर होता है। जबकि क्विक सॉर्ट क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सारे आप पॉइंट्स लिख दोगे तो इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच मैंने यहाँ पर बताई थी, देखो ये है ग्रीडी अप्रोच। ग्रीडी अप्रोच में हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे ज्यादा जो फीजिबल हमारा सोल्यूशन होता है हम उसको पिक करते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वो भी यहाँ पे मैंने बताई हुई है, तो वो भी आप एक बार देख लेना पीडीएफ में। ठीक है, व्हाट इज हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम क्या होती थी हमारी कि हम क्या करते थे, कोशिश करते थे कि हम एक एक करके सारे पूरा जो हमारा वो है, जो हमारा पूरा जो ग्राफ दे रखा है, पूरा साइकिल है, उसमें हम क्या कर जाए, एक एक करके सारी हमारी जो वर्टेक्स है उन सब पे हम क्या कर जाए, ट्रैवर्स कर जाए, और वापस से घूमकर हमारी इनिशियल पोजीशन पर आ जाए। ये देखो, जैसे मान लो हमने वन से शुरू करा, अब वन से हम टू पर गए, थ्री पर गए, फोर पर गए, फाइव पर गए, और फिर वापस वन पर आ गए। कोई भी एजेस हमारी रिपीट नहीं हो रही है, हम कहीं पे भी दोबारा से अगेन एंड अगेन ट्रैवर्स नहीं कर रहे हैं। फिर हम क्या करते थे, इसका ट्री भी बना सकते हैं। इसको ट्री की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब जैसे मान लो ये वन है, अब वन से मेरी साइकिल कहाँ जा रही है, एक तो पाथ मेरा टू पे जा रहा है, एक मेरा फाइव पे जा रहा है, तो मैंने वो शो कर दिया कि टू और फाइव। टू से मेरा कहाँ जा रहा है, टू से मैं जा सकती हूँ थ्री पे और फोर पे, तो मैंने थ्री और फोर शो कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो है ये काम करता है। ठीक है, तो ये आप शो कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एग्जामिनर अच्छे से चेक कर पाए कि मतलब उसे आंसर पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। आपने डायग्राम से दिखा दिया, उसने डायग्राम देख लिया, उसने कहा हाँ इस बच्चे को तो आता है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर का टाइम सेव होगा और आपका भी मार्क्स मिल जाएंगे आपको। दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफरेंट डिफाइन वेरियस एसिम्प्टोटिक नोटेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड मैथमेटिकल फंक्शन। ग्राफ जो दिए हुए हैं वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, मतलब ग्राफ सिर्फ आपको शो करना है कि हाँ ये वर्स्ट केस दिखा रहा है, ये बेस्ट केस दिखा रहा है, आप ये शो कर देना, इनफ है। ठीक है, बाकी आप सारी सभी के फंक्शंस लिखना, सभी की क्या लिख सकते हो आप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एसिम्प्टोटिक नोटेशन। 100% क्वेश्चन आना है मेरी तरफ से, 100% नहीं, 95% है कि क्वेश्चन आएगा ही एसिम्प्टोटिक नोटेशन का एक। ठीक है, सेक्शन ए में, मतलब शुरुआत के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें। नेक्स्ट, ये आपको डिजिस्ट्रा की एल्गोरिदम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये मैंने बता रखा है कि शॉर्टेस्ट पाथ किस तरीके से हम डिजिस्ट्रा में चलते थे कि हमको सबसे ज्यादा क्या मिले, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम निकले, और हमारा जो पाथ का जो पाथ है हमारा वो सबसे कम पाथ मिले, मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ मिले। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम से हमको ये क्या करना है, सॉल्व करना है कि मतलब इसमें पाइवट लेना सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड करना, पाइवट को अपनी जगह पर पहुंचाना, और फिर अगेन सेम चीज करना, रिपीट। नेक्स्ट है मेरा जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम। जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम किस में आता था, हमारा डायनेमिक
डायनेमिक प्रोग्रामिंग में 0 to 1 नेप्सिक प्रॉब्लम हमें हमें क्या बताता था कि जैसे मान लो एक हमें बड़ा सा बैग दिया हुआ है, उसकी कोई कैपेसिटी हमने क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। मान लो उसको मैंने क्या ले लिया, कैपिटल डब्ल्यू ले लिया, ठीक है। और हमें क्या दे दिया, कुछ आइटम्स दे दिए, आइटम्स का वेट क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। इसका हमारा गोल क्या होता है कि हमको क्या करना है, मैक्सिमम आइटम हमारे हमको सैक में डालने हैं, मतलब जो नैपसैक मतलब बैग में डालने हैं, ठीक है। मैक्सिमम आइटम्स उठाने हैं। हम फ्रैक्शनल वे में आइटम्स नहीं उठा सकते, या तो हम एक भी आइटम ना उठाएं, मतलब या तो हम पूरा ही आइटम छोड़ दें, या फिर हम वो पूरा ही आइटम उठा लें। हम आधा नहीं रख सकते वहां पे, जबकि फ्रैक्शनल में हम क्या कर सकते हैं, आधा आधा छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमें कोशिश क्या करनी होती है कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाए हमारी, मतलब मैक्सिमम आइटम्स आ जाए, और जो कैपेसिटी है बैग की, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा ना भरे हमारा, मतलब जो हमारी बैग की कैपेसिटी है उससे ज्यादा तो हम बैग को भर नहीं सकते। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि जो हमारा आइटम्स की जो वेट है वो कम रहे, किससे, बैग की कैपेसिटी से, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं, हर आइटम को या तो हम पूरा उठा सकते हैं, या फिर हम उसे बिल्कुल भी नहीं उठा सकते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, 0 to 1 नैपसैक प्रॉब्लम बोला जाता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव मास्टर्स थ्योरम। मास्टर्स थ्योरम में आप इसको पूरी तरीके से स्टेट करना, किस तरीके से पूरी जो डेफिनेशन बताई हुई है वो यहाँ पर लिखना और उसको प्रूव करना, ठीक है। आप इसमें यहाँ पर बता सकते हो कि जो हमारे रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली उसके लिए ही मास्टर्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, क्या आप केसेस डिफरेंट, जो मैंने 3 केसेस बताए थे वो सारे केसेस आप डिफाइन कर सकते हो, इसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 0 to 1 नेप्सिक प्रॉब्लम फिर से आ गया, ओके, इसका मतलब ये आना है, ठीक है। ये आ जाएगा या फिर नैपसेक 0 to 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 to 1 नैपसेक प्रॉब्लम हमने यहाँ पर किया है, ये रहा, ठीक है। इसमें हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना होता है। हमें कोशिश करनी होती है कि हमारे मैक्सिमम आइटम्स आ जाए, और जो हमारा बैग का जो वेट है वो भी एक्सीड ना हो। तो ये इस तरीके से हम पूरा टेबल बनाते हैं। हम सबसे पहले हमने यहाँ से उठाया वैल्यूज को, फिर इसमें प्लेस करा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, 2-3 बार आपको इसके क्वेश्चन करने पड़ेंगे, तब आपको प्रॉपर समझ आएगा कि हाँ नैपसेक में चल क्या रहा है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या होते हैं, और इसको मास्टर्स थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। नहीं, रिकरेंस रिलेशन से, रिकरेंस मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दे रखा है कि x(n-1), और हमें क्या दिया वैल्यू कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। n इज ग्रेटर देन 0 एंड x(0) इज 0। तो अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो हमने इसमें वैल्यूज उठाई, जो हमें फंक्शन दिया वो उठाया। इसमें हमें गिवन है कि x(0) की वैल्यू 0 है। फॉर, अब हमने क्या किया, n की जगह हमने 1 रख दिया। n की जगह जब 1 रखा तो 1 - 1 0, x(0) की वैल्यू क्या आ गई, 0। n की जगह जब हमने 2 रखा, 2 - 1 कितना आया, 1। और x(1) की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारी, 0। तो वो भी, ये भी क्या हो गया, 0। तो ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा, अगर हम n को k तक ले जाएंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। तो इसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, x(n) इज 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रूव मास्टर्स थ्योरम, तो ये प्रूव कर देना। फिर से ये क्वेश्चन आ गया, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मास्टर्स थ्योरम। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको हमने ले लिया k, ठीक है। अब a को इक्वेट करेंगे किसके साथ, b(k) के साथ। अब अगर वो ग्रेटर देन आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है, या फिर इक्वल टू आ रहा है, फिर आप उसके केसेस लगाओगे कि मास्टर्स थ्योरम का कौन सा केस इसमें सही बैठ रहा है, देन यू विल मूव फर्दर, ठीक है। वही केस उठा के आप इसमें उसी फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में उस केस में दिया रखा है, वही फॉर्मेट आप इसमें सीधा सीधा पुट कर दोगे। सॉरी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज राइट बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। बैक ट्रैकिंग की एल्गोरिदम मैंने बता रखी है 8 क्वीन प्रॉब्लम के लिए, वो पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा कर आना कि क्वीन एन क्वीन प्रॉब्लम होता क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे कि सेम रो में और सेम कॉलम में एक क्वीन के अलावा कोई और क्वीन नहीं आ सकती है, अगर वो आ गई तो वो अटैक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इसको पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आना। पहले बताना कि एन क्वीन प्रॉब्लम होती क्या है, उसकी एल्गोरिदम क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और वैसे तो नहीं पूछेंगे, बट अगर उसमें लिखा हो कि एक एग्जाम्पल से स्पेसिफाई कर दो, तो आप
एक एग्जांपल दे सकते हो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ये मैंने बताया नहीं है थ्योरी में, लेकिन ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में, मतलब बहुत सारे तो नहीं, दो तीन में मुझे रिपीट होता दिखाई दिया कि हाँ ये ऐसा है। तो मेट्रॉइड बेसिकली होता क्या है, ये हमें बताता है कि what type of problems basically we can solve with the help of greedy's approach। ठीक है, कि ग्रीडी अप्रोच का यूज करके हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं कि एम जो है वो हमारा पेयर होता है किसका, एस और आई का। जहां पर हमारा जो एस होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर गिवन। और जो आई होता है वो हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट सबसेट होता है उन सभी का। इंडिपेंडेंट सबसेट जो होते हैं एस के, वो सारे उन सभी का कलेक्शन जो होता है वो हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, ये क्या होता है, बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क जो कि जनरलाइज करता है कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि ग्राफ थ्योरी हो गया, स्पैनिंग ट्री वाला। ठीक है, तो वो सब आप यहाँ पे इतना ही लिख दोगे, इनफ है, मोर देन इनफ है, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, 2 या 2.5, बस उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अभी ऊपर बताया क्या होता है, वो यहाँ पर लिख देना। ये क्रुस्कल और प्रेम्स एल्गोरिथम के डिफरेंशिएट, ये पढ़ के जाना। नेक्स्ट, डिजिस्त्रा और बेलमैन फोर्ड के एल्गोरिदम रट लो, याद कर लो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इतना अच्छे से याद कर लो, मतलब क्या बोलूं मैं, नींद में भी आ जाए इस तरीके से याद करके जाओ एल्गोरिदम स्पेशली। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिसीजन सेट के डेटा स्ट्रक्चर मतलब यूनियन और फाइंड, वो सब आप यहाँ पे डिफाइन कर दो। नेक्स्ट, फिर से मास्टर्स थ्योरम का ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, ये हो गया के, फिर केस मतलब हम चेक करेंगे ए बी रेस टू के, फिर हम चेक करेंगे कौन सा केस आ रहा है इसमें, हमारा कौन सा केस आ रहा है, केस 3 आ रहा है हमारा, इस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, केस 3 में हम क्या करेंगे, इसको इस केस 3 का जो फॉर्मेट हो रहा है होता है हमारा, उसमें उसको प्लेस कर देंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट है मेरा पी और एनपी प्रॉब्लम्स। ये पता नहीं यूनिट 1 और यूनिट 2 में क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि ये आगे हमको पढ़ना है, ये अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर आ रहा है और रिपीट हो रहा है, तो इसको हल्का सा डेफिनेशन में बता देती हूँ कि होता क्या है। देखो, जो हमारा पी बेसिकली पी और एनपी हमें हमें क्या बताते हैं, पॉलिनोमियल टाइम और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। ठीक है, तो ये यूज क्यों होते हैं, ये हमें यूज करते हैं, यूज करने में फाइंड करने में यूज होते हैं, क्या चीज, सॉल्यूशन को। ये हमें बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन राइट है और कौन सा सॉल्यूशन रॉन्ग। पी हमारे हमें क्या बताता है, पॉलिनोमियल टाइम, कि सॉल्यूशन जो है वो किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो हम कितना जल्दी और इफेक्टिव तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जहाँ की जो हमारा एनपी है, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम है, वो हमें ये बताता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो वेरीफाई कितनी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन को फाइंड हम उतनी जल्दी नहीं कर सकते। सो इतना ये डिफरेंस होता है पी और एनपी में। सो दैट्स ऑल, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि हाँ एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे भी। आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट। अगर नहीं आए तो विल डिस्कस इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि हाँ ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए, मस्ट डू टॉपिक्स, ये करके जाओगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं, मिड सेम्स में आ रहे हैं, एंड सेम्स में रिपीट कर भी रहे हैं। जैसे जो डिफरेंशिएट वाला है क्वेश्चन, वो हर मिड सेम में आया ही आया, कोई मिड सेम छूटा नहीं है, कोई एंड सेम छूटा नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से करके जाना। होपिंग फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट।